Good morning, students. Today we'll do the chapter Ishwaran the Storyteller from the book Moments. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on-hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. तो ये स्टार्ट होता है द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। यानी जो स्टोरी थी गणेश को एक इंसान था जिसका नाम था महेंद्र, उसने सुनाई थी। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स। मतलब वो एक जूनियर सुपरवाइजर था किस फर्म में, जो कि ऑन हायर ऑफर करते थे, मतलब किराए पर देते थे। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब a place of work. So he was a junior supervisor in a firm which offered on-hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. Dam होता है बांध। Mahendra's job was to keep an eye on the activities on the site. Keep an eye on मतलब supervise करना या देखभाल करना। And एक्टिविटीज ऑन दी वर्क साइट मतलब जो भी काम हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, वर्क साइट इज जहाँ पे काम हो रहा है। तो महेंद्र का काम था जहाँ पे भी काम हो रहा है उसको देखते रहना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। मतलब उसको हर टाइम यहाँ से वहाँ, इस जगह से उस जगह जाना पड़ता रहता था जैसे जैसे उसको नए ऑर्डर्स मिलते थे अपने हेड ऑफिस से। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from thereafter a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. So यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस बता रखे हैं कि कहाँ से कहाँ जाना पड़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोल माइन जहाँ पे होती है वहाँ पे रहना पड़े, या फिर उसको उस जगह जाना पड़े जहाँ पे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर हो सकता है कुछ महीने बाद उसे एक ऐसे केमिकल प्लांट में जाना पड़े जो अभी बनने वाला है कहीं पे। तो इस पैराग्राफ का मतलब था कि उसका काम ऐसा था कि उसको हर टाइम जगह से जगह जाना पड़ता था जैसे भी उसका हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आते थे। वो कोल माइन भी हो सकती थी, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट भी हो सकती थी, और एक केमिकल प्लांट भी हो सकता था। He was a bachelor, his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. He was a bachelor मतलब he was वो कुंवारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions। मतलब क्योंकि वो कुंवारा था तो उसकी नीड्स बहुत सिंपल थी और अपने आप को वो बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेता था डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या कंडीशंस में भी। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, मतलब या तो वो बहुत ही अच्छी तरह से फर्निश्ड ना होने के बाद भी एक सर्किट हाउस हो, या फिर मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, मतलब या फिर टेम्पररी एक टेंट हो एक पत्थर की खान के बीच में। मतलब जैसी भी सिचुएशन हो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था क्योंकि वो अकेला था। मतलब अगर फैमिली होती है तो इंसान को डिफरेंट सिचुएशंस में पूरी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, बट क्योंकि वो अकेला था इसलिए वो आराम से खुद को एडजस्ट कर लेता था डिफरेंट कंडीशंस के लिए। But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra
and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects. But one asset he had was his cook Ishwaran. Asset मतलब एक useful person या एक important person, एक positive aspect रहता है किसी भी चीज का, एक asset. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. मतलब जो cook था ईश्वरन वो महेंद्र से काफी अटैच था, तो वो जहां भी जाता था महेंद्र वो बिना कंप्लेन करे कुक उसके साथ साथ जाता था। और जहां भी मतलब अगर वो सपोज जैसे किसी भी स्टोन क्वायरी में उसकी पोस्टिंग हुई तो कुक उसके साथ वहां भी जाता था। ही कुक्ड फूड फॉर महेंद्र मतलब वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। washed his clothes कपड़े धोता था and chatted away with his master at night और रात को उसके साथ बातें करता था। तो ईश्वरन महेंद्र का सारा जो काम होता है यूजुअली कि खाना बनाना कपड़े धोना और बातें करना वो सब करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects मतलब ईश्वरन स्टोरीज बहुत अच्छी सुनाता था और छोटे छोटे इवेंट्स की भी स्टोरी बना के बहुत आराम से सुना देता था। तो इसमें हमें थोड़ा सा ईश्वरन के बारे में बताया है। उसमें कहा है कि महेंद्र का एक बहुत ही यूजफुल एसेट यानी यूजफुल इंसान जो था वो था ईश्वरन जो उसका कुक था मेनली। पर क्योंकि वो महेंद्र से इतना अटैच था तो वो बिना कंप्लेन करे हर जगह महेंद्र के साथ जाता था। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को उससे बातें भी करता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. इसका मतलब ईश्वरन के पास एक ऐसी खूबी थी या एक ऐसा टैलेंट था कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे स्पाइसेस वगैरह एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे भी ले आता था। कैसे लाता था किसी को नहीं पता। In the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around मतलब एक ऐसी जगह पे भी जहाँ पे दूर दूर तक कोई शॉप ना हो वहां पे भी ईश्वरन कहीं से तो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स लेके आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with various vegetables मतलब miraculously conjure up मतलब जादू से ले आना। So he would miraculously conjure up the most delicious dishes मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो जादू से जो भी पॉसिबल सबसे टेस्टी या डिलिशियस डिश है यानी खाने की चीज है वो फ्रेश वेजिटेबल्स से बना सकता था और बनाता था within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace मतलब जैसे ही सारे लोग आते हैं एक घंटे उसी के आने के एक घंटे में ही जब वो अपना शेल्टर लेते हैं नई जगह में तभी वो बहुत टेस्टी डिश बना लेता था। इस पैराग्राफ का जो मेन कंसेप्ट है वो कहता है कि किसी भी जगह पे जब भी कोई जाता है उस इंसान को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उस इंसान को वो जगह एक्सप्लोर करने में टाइम लगता है ताकि पता चल सके ये चीज़ यहाँ है ये चीज़ वहाँ है। पर ईश्वरन वहाँ पे पहुँचते ही एक घंटे में इतनी टेस्टी डिशेस बना लेता था कि ऐसा लगता था उसने सच में जादू से वो चीज़ें मंगवाई हैं। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, have a leisurely bath, pouring several buckets of water all over his head, muttering a prayer all the while. मतलब महेंद्र सुबह सुबह जल्दी खाना खा के काम के लिए चला जाता था और कुछ बना हुआ खाना भी साथ लेकर जाता था काम पे। तभी उसके जाने के बाद ईश्वरन जो शेड था जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको साफ कर देता था,
कपड़े धो देता था, आराम से एक लंबा बाथ लेता था, जिसमें वो बहुत सारे लाइक बाल्टी भर भर के बार बार अपने ऊपर पानी डालता था, और नहाते वक्त पूरे टाइम प्रेयर गाता रहता था। मतलब महेंद्र तो सुबह सुबह चला जाता था ब्रेकफास्ट लेके, मतलब ब्रेकफास्ट खा के और कुछ खाना लेके, पर ईश्वरन का एक रूटीन था कि वह सारे काम करके, जैसे शेड साफ कर दिया, कपड़े धो दिया, उसके बाद जब भी नहाता था तब भी पूरे टाइम प्रेयर गाता रहता था। It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. So, इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, मतलब जब वो नहा वहा लेता था, सारे काम कर लेता था, तब तक लंच का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, मतलब जब वो खाना खा लेता था, लंच खा लेता था, उसके बाद वो थोड़ी देर रीडिंग करता था सोने से पहले, दोपहर में जैसे लोग सोते हैं सोने से पहले। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। जो वो बुक्स पढ़ता था वो यूजुअली तमिल थ्रिलर बुक्स होती थी, जो कि काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में हो सकती थी। मतलब जैसे नहीं होती 100 पेजेस की बुक, 200 पेजेस की बुक, ऐसे नॉवेल्स जैसे होती हैं। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। जब वो उस बुक के डिस्क्रिप्शंस को पढ़ता था, उसकी जो बुक के ऑथर की इमेजिनेशन है उसको पढ़ता था, कैसे नरेशन हो रखा है बुक का, उसको पढ़ता था, तो ईश्वरन को लगता था जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर रखा है। मतलब वो इतना ज़्यादा खो जाता था उन बुक्स में, उसका नरेटिव इतना अच्छा होता था कि जैसे ऐसे लग रहा हो कि सच में वो हो रहा है। डिस्क्रिप्शंस इतना क्रिस्टल क्लियर होते थे कि वो खुद चौंक जाता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जब वो खुद भी स्टोरी सुनाता था तो उसकी जो स्टोरीज थी वो खुद भी उन तमिल ऑथर्स से ही इन्फ्लुएंस होती थी। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होती थी। तो इस पैराग्राफ में क्या था कि जब वो लंच टाइम होता था, जब वो नहा लेता था तब तक लंच टाइम हो जाता था। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर बुक पढ़ता था सोने से पहले। अभी जैसी वो बुक्स पढ़ता था उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि वो यूजुअली तमिल थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ता था, क्योंकि लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की बुक थी, और उसका जो डिस्क्रिप्शन होता था, जो नैरेटिव होता था, वो ऐसा होता था कि ईश्वरन को लगता था वो सच में किसी के वश में है। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors। मतलब ईश्वरन एक स्टोरी टेलर था जो स्टोरी सुनाता था, तो जब भी वो स्टोरी सुनाता था उसके जो डिस्क्रिप्शंस होते थे वो इन तमिल ऑथर्स के स्टोरी से ही इन्फ्लुएंस होके होते थे। अब हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।